कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे व्याकरण का सेशन चल रहा है, व्याकरण का खंड चल रहा है। तो व्याकरण में हम पिछले सेशन में पढ़ रहे थे समास, और समास के भेदों पर हम डिस्कशन कर रहे थे, समास के भेदों को हम समझ रहे थे। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, समास जो है हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक 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 आपका टॉपिक है कि आप आगे भी जब क्लासेस में जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर उसमें हिंदी का पार्ट है तो समास उसमें जरूर आते हैं। और केवल व्याकरण में ही नहीं, जब आप हिंदी पढ़ते हैं, आप कोई कविता पढ़ते हैं, तो उसमें भी आप देखते हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा समास प्रयोग हुआ है या यहाँ पर कौन सा समास है। तो इस तरह के आपके बहुत सारे प्रश्न, आप जब हिंदी के गद्य खंड को भी पढ़ते हैं या काव्य खंड को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न इस तरह के आते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप व्याकरण के सभी भागों का आपको ज्ञान होना जरूरी है। तो उनमें से ही एक जरूरी पार्ट है समास, जिसको हम पिछले सेशन से कुछ सेशन से लगातार पढ़ रहे हैं। तो अभी भी हम समास के भेदों पर ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे कंप्लीट नहीं हो पाए थे पिछले सेशन में। कोशिश करेंगे कि आज हमारे कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम जो इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज है, कुछ प्रश्न है, उनको करेंगे, ताकि आप लोगों को भी इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, और हाँ, कॉपी पेन पेंसिल, जैसे कि हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि अपने साथ जरूर लेकर बैठे, क्योंकि व्याकरण केवल पढ़ने का या रटने का सब्जेक्ट नहीं है। आप इसको लिखेंगे, समझेंगे, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हमने समास शुरू किया था। समास को हमने बार बार इसका अगर हम रिवीजन करेंगे तो हमारा टाइम ही खराब होगा, लेकिन थोड़ा सा फटाफट बता देती हूँ कि समास क्या होता है। किसी भी शब्द को, जब हम किसी समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, और इसको हम छोटा रूप भी कह सकते हैं, अर्थात हम जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उनके मेल से जो एक नया शब्द बनता है, एक नया सार्थक शब्द बनता है, उसको हम समास कहते हैं। और समास के मैंने आप लोगों को 6 भेद बताए थे: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो ये सारे समास हमने पढ़े थे। 6 भेद हमने समास के 6 भेद मैंने आप लोगों को समास के बताए थे। और हमने सबसे पहला भेद पढ़ा था अव्ययी भाव समास। दूसरा भेद हम पढ़ चुके थे तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के भी मैंने आप लोगों को फिर से उसके उपभेद बताए थे, जो कि 6 उपभेद थे। कौन कौन से 6 उपभेद पढ़े थे हमने तत्पुरुष समास के? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, और संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये सारे हमने अच्छे से बिल्कुल पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़े थे। आगे हमने कर्मधारय समास शुरू किया था, और कर्मधारय समास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो उत्तर पद होता है, अर्थात बाद का जो पद होता है, वो प्रधान पद होता है। नंबर 3 था हमारा कर्मधारय समास। तो इसमें उत्तर पद अर्थात बाद का पद, प्रथम पद और उत्तर पद बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि समास 2 शब्दों से, 2 पदों से मिलकर बना होता है। जो समास की प्रक्रिया के दौरान बने इस शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं, और ये 2 पदों से मिलकर बना होता है, पूर्व पद और
उत्तर पद, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि समास का जो उत्तर पद होता है अर्थात बाद का जो पद होता है वो प्रधान पद होता है, और इसमें विशेषण एवं विशेष्य और उपमेय, ये जो होता है विशेषण और विशेष्य से तथा उपमेय और उपमान से मिलकर बनता है। इसके कुछ उदाहरण भी हमने पढ़े थे, जैसे चरण कमल अर्थात कमल के समान चरण, नील गगन अर्थात नीला है जो गगन, चंद्रमुख अर्थात चंद्र जैसा मुख, पीतांबर अर्थात पीत है जो अंबर। तो इस तरह के बहुत सारे मैंने आपके को इसके उदाहरण भी दिए थे। तो आज हम कर्मधारय समास के भेद पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको पिछले सेशन में हेडिंग्स लिखवाई थी। अगर आप सारी चीजों को लिखते हुए पढ़ रहे हैं, लिखते हुए समझते हुए लिख रहे हैं, तो फिर आपने अपनी कॉपी में जरूर लिखा होगा, मैंने आपको कर्मधारय समास के 4 उपभेदों के बारे में बताया था। कर्मधारय समास के 4 उपभेदों के बारे में बताया था। कौन कौन से उपभेद बताए थे? विशेषण पूर्व कर्मधारय, एक बार फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको ये रिवीजन हो जाए, रिवाइज हो जाए, याद आ जाए कि हमने सेशन कहां पर छोड़ा था। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। नंबर 2 विशेष्य पूर्व पद, कर्मधारय समास। नंबर 3 विशेषणोद्भय, विशेषणों भय पद। कर्मधारय समास। नंबर 4 विशेष्यो, विशेष्यो भय पद। कर्मधारय समास। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा होगा तो हमने पिछला सेशन जो है अपना वो यहाँ पर छोड़ा था, यहाँ से हमने शुरू किया था कि हम अगले सेशन में यहाँ से पढ़ेंगे। तो ये है कर्मधारय समास के 4 उपभेद। तो आज हम यहीं से अपना सेशन शुरू करेंगे, यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल कॉपी में हेडिंग्स इस तरह आपने डाल ली होंगी और पहले हेडिंग से समझना पढ़ना शुरू करेंगे कि विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास क्या होता है। नंबर फर्स्ट, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। तो विशेषण पूर्व कर्मधारय समास ये क्या होता है? यहाँ पर जो पहला पद होता है वो प्रधान पद होता है। वहां पर विशेषण पूर्व पद प्रधान होता है, जहां पर पहला पद प्रधान होता है, अर्थात जो विशेषण पद होता है वो प्रधान होता है। देखिए, क्योंकि विशेषण भी है और पूर्व पद भी है, अर्थात जो विशेषण भी हो और पूर्व पद भी हो, वहां पर उसको हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। इसको लिख लेते हैं एक बार। तो जहां पर जहां पर
जहां पर पहला पद प्रधान होता है। इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहलाता है। तो जैसे और क्या होता है, पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है, अर्थात पूर्व पद विशेषण होता है। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, उससे आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगी। उदाहरण के लिए नीली गाय। नीली गाय को क्या बोलेंगे, नील गाय। पीत अंबर अर्थात पीतांबर। प्रिय सखा अर्थात प्रिय सखा। तो इस तरह से आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो पहला पद है नीली, पीत, प्रिय, तो यहां पर क्या है, पहला पद प्रधान पद है और पहला पद विशेषण भी है। तो इसीलिए इसको विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहा है कि पहला पद विशेषण भी है और प्रधान पद भी है। नीली गाय, नील गाय, पीतांबर, पीतांबर, प्रिय सखा, प्रिय सखा। ठीक है, तो इस तरह हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास को समझते हैं। आगे विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास। नंबर 2 है विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास। पूर्व पद कर्मधारय समास। तो यहां पर पहला जो पद होता है वो विशेष्य होता है। पहले वाले में पहला पद क्या था, विशेषण था, लेकिन यहां पर पहला पद जो होता है वो विशेष्य होता है। इसमें पहला पद विशेष्य होता है। विशेष्य और विशेषण में आप लोगों को अंतर तो पता ही है ना। विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता दी जाती है और विशेषण जो विशेषता दी जा रही है। और इस प्रकार के जो सामासिक पद होते हैं ये ज्यादातर संस्कृत में होते हैं। तो इसको एक लाइन इसमें बिल्कुल याद रखने वाली है कि इस प्रकार के सामासिक पद अर्थात समस्त पद होते, जो इस प्रकार के समस्त पद अर्थात
सामासिक शब्द हम इसको बोलेंगे, सामासिक शब्द। इस प्रकार के समस्त पद ज्यादातर संस्कृत में मिलते हैं। में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका एक कुमारी, उदाहरण आपको एक दूंगी इसका, कुमारी श्रमणा, अर्थात कुमार श्रवण, या अगर श्रवण की बात करें, श्रवण कुमार कहे तो यहाँ पर कुमार श्रवणा लिखेंगे, और कुमारी श्रवणा, अगर कुमारी श्रमणा है तो कुमार श्रमणा, इस प्रकार इसको हम लिखेंगे। तो ये जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो इसमें यही बताया है कि जो पहला पद है वो विशेष्य है, अर्थात जो जिसकी विशेषता दी जाती है। इस प्रकार इस प्रकार के समस्त पद ज्यादातर संस्कृत में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो पद है ये संस्कृत का ही पद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषणोद्भय कर्मधारय, तो हम आगे नंबर 3 पढ़ेंगे। विशेषणों भय विशेष्योद्भय। नंबर 3 है हमारा विशेषणों भय कर्म धारय। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। विशेषणोद्भय अर्थात यहाँ पर दोनों पद विशेषण होते हैं। तो इसमें एक ही लाइन आप लिखेंगे, इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे नील पीत, नील पीत, सुनी अनसुनी, कहानी
अन कहानी या कही, अनकही भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह दोनों जो होते हैं वो दोनों ही पद विशेषण होते हैं विशेषणोद्भय पद कर्मधारय में। यहाँ पर हमने पढ़ा था विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय अर्थात जहां पर पहला पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय अर्थात पहला पद विशेष्य होता है। अब हमने पढ़ा विशेषणोद्भय पद कर्मधारय अर्थात दोनों जो पद होते हैं वो विशेषण होते हैं, दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे नीलपीत, अनसुनी, सुनी, अनसुनी, कहानी, अनकहानी, कही, अनकही आदि। आगे बढ़ते हैं विशेष्य पूर्व पद, सॉरी विशेष्यो भय पद कर्मधारय। नंबर 4 विशेष्यो भय पद कर्म धारय। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद विशेष्य होते हैं, दोनों ही पद विशेष्य होते हैं। और क्योंकि ये पहले भी बताया था, क्योंकि ये जो होता है ये संस्कृत के इसमें कुछ शब्द होते हैं, जैसे आम, गाछ या वायस, दंपति। तो ये इस तरह के कुछ शब्द हैं जो हम विशेष्योभय कर्मधारय समास में लिखते हैं। कुछ शब्द ये संस्कृत के शब्द होते हैं। आगे बढ़ेंगे, द्विगु समास आज हम पढ़ेंगे। द्विगु समास ये नंबर 4 है। नंबर 3 तक हम पढ़ चुके हैं। हम कौन कौन से समास पढ़ चुके हैं? सबसे पहले अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, ये 3 समास हम अभी तक पढ़ चुके हैं। और अब हम शुरू कर रहे हैं नंबर 4 द्विगु समास। बिल्कुल अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए इस तरह से, क्योंकि हर एक समास की कुछ अलग जो चीजें होती हैं वो आपको समझनी होती है, जो उनको एक दूसरे से अलग करती है, एक दूसरे से उनमें अंतर बताती हैं। तो सबसे पहले हम द्विगु समास में लिखेंगे, इसमें समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास का की सबसे मुख्य बात है कि इस समास का जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है, और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो उत्तर पद अर्थात बाद का पद है वह भी हमें संख्यावाचक होता हुआ दिखता है। देखिए इस समास में इस समास में प्रयुक्त संख्या
किसी समूह को दर्शाती है। इस समास में जो भी संख्याएं दी रहती है वो किसी समूह के बारे में बात करती है और किसी दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं, अर्थात किसी चीज का अर्थ नहीं बताती है, जबकि किसी समूह को दर्शाती है। इस समास में किसी समूह या समाहार का बोध होता है। नंबर 3, इस समास में किसी समूह या समाहार का बोध होता है। ठीक है, तो कोई भी नया समास पढ़ने से पहले आप उससे जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ चीजें अगर याद रखेंगे तो आप उन सबको डिफाइन कर पाएंगे, उन सबके अंतर भी बता पाएंगे और उन सबको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे कि क्या ये समास होते हैं। जैसे द्विगु समास की हम बात करें तो इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, ना कि किसी अर्थ को। इस समास में किसी समूह या समाहार का बोध होता है। इस द्विगु समास में हमें हमेशा किसी समूह के बारे में या किसी समाहार के बारे में पता चलता है। तो द्विगु समास के कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले नव ग्रह, अर्थात 9 ग्रहों का समूह। तो यहां पर आप देखिए, पहला पद नव अर्थात संख्यावाचक पहला पद है और नव ग्रह, तो एक चीज के बारे में नहीं बात की जा रही है या किसी के अर्थ को बताने की कोशिश नहीं की जा रही है, जबकि ये जो संख्या है ये समूह को दर्शा रही है, अर्थात नव ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। पंचतंत्र शब्द सुना होगा आपने पहले। पंच तंत्र अर्थात 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक अर्थात तीनों लोकों का समाहार। या त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार। या शताब्दी
श, स, अब्दों अर्थात वर्षों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समाहार। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल लिखवाए हैं, आप देख सकते हैं सभी जो एग्जाम्पल हैं, सभी जो उदाहरण हैं, उसमें पहला जो पद है वो हमेशा संख्यावाचक है और ये किसी एक चीज के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि समूह या समाहार को प्रदर्शित कर रहा है। किसी भी शब्द के अर्थ को नहीं बता रहा है, अर्थ बताने की कोशिश नहीं की जा रही है, जबकि समूह के बारे में बात की जा रही है कि दोपहर अर्थात दो पहरों का समाहार, त्रिभुज अर्थात तीन भुजाओं का समाहार, और नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों का समूह, पंचतंत्र अर्थात 5 तंत्रों का समूह। तो इस तरह हम द्विगु समास को समझ सकते हैं। और द्विगु समास के भी यहाँ पर 2 उपभेद हमें बताए गए हैं। द्विगु समास के 2 उपभेद कौन से हैं, फटाफट से देख लेते हैं। द्विगु समास के उपभेद, 2 उपभेद हैं। कौन कौन से हैं? समाहार, द्विगु समास, नंबर 2 उत्तर पद प्रधान, द्विगु समास। तो बच्चों, आज जो हमने समास के इन भेदों को पढ़ा, इनको आप बहुत अच्छे से घर में एक बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी कहीं पर आती है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं और मैं आपके सभी प्रश्नों का हल करने की कोशिश करूंगी, सभी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि इस पाठ जो आज का समास के जो भेद हैं, ये हमारे अभी शेष है। आज हमने द्विगु समास पढ़ा और भी आगे हमारे और भी समास शेष है, तो हम इन्हें अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।